बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी शुरू। आरएलएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। पूर्व बीजेपी विधायक ने ग्रहण की आरएलएसपी की सदस्यता। सड़क की दुर्दशा देख ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। स्थानीय विधायक और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ग्रामीणों में दिखी नाराजगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया फैसला। दानापुर में दहेज की भेंट चढ़ी विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के पोटका में एक युवक का हुआ शव बरामद। गोताखोरों की मदद से पहाड़बंगा नदी से हुआ शव बरामद। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक मोहम्मद नवाज आलम को हार्ट अटैक आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी विधायक मोहम्मद नवाज आलम को हार्ट अटैक आया है। आगामी चुनाव में आरजेडी ने अनवर आलम को प्रत्याशी नहीं बनाया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आरा से, जहां आरजेडी विधायक मोहम्मद नवाज आलम को हार्ट अटैक आया है। आपको बता दें कि आगामी चुनाव में आरजेडी ने अनवर आलम को प्रत्याशी नहीं बनाया। कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे नवाज आलम, जिस दौरान उनको हार्ट अटैक आया। वहीं आरा से इस वक्त वर्तमान में विधायक है मोहम्मद नवाज आलम। कार्यकर्ताओं से वो मिलने पहुंचे थे, बातचीत करने पहुंचे थे, जिस दौरान उनको हार्ट अटैक आया। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी विधायक मोहम्मद नवाज आलम को हार्ट अटैक आया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे मोहम्मद नवाज आलम, जिस दौरान उनको हार्ट अटैक आया। इस वक्त की बड़ी खबर आरा से, जहां मोहम्मद नवाज आलम जो आरजेडी के नेता, उनको हार्ट अटैक आया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से मिलन करने पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, बातचीत करने पहुंचे थे, जिस दौरान आरजेडी के विधायक मोहम्मद नवाज आलम, उनको हार्ट अटैक आया। आरा से इस वक्त वर्तमान में विधायक है मोहम्मद नवाज आलम। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आरजेडी के नेता मोहम्मद नवाज आलम को हार्ट अटैक आया है। बता दें, कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान ये हार्ट अटैक आया उनको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरा से राकेश सिंह जुड़ गए हैं। राकेश, आरजेडी विधायक मोहम्मद नवाज आलम को हार्ट अटैक आया है, क्या कुछ अपडेट है उनकी तबीयत की? राकेश, आवाज आ रही है आपको हमारी? लगता है संपर्क टूट गया है राकेश से हमारा। हम उनसे आगे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी के विधायक मोहम्मद नवाज आलम को हार्ट अटैक आया। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे मोहम्मद नवाज आलम, जिस दौरान उनको हार्ट अटैक आया। इस वक्त वर्तमान में विधायक हैं आरा से मोहम्मद नवाज आलम। आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक मोहम्मद नवाज आलम को हार्ट अटैक आया है। आपको बता, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश सिंह जुड़ गए हैं। राकेश, कैसी तबीयत है नवाज आलम की इस वक्त? देखिए, मैं बता दें कि जिस तरीके से पूरे राजद में और जिस तरीके से एनडीए की जो टिकट बंटवारा हुआ, महागठबंधन के टिकट बंटवारा, उसको लेकर खींचतान जारी थी, जिसको लेकर वर्तमान विधायक अनवर आलम की टिकट राजद से फाइनली कट गई। जिसके बाद अनवर आलम को ग्रामीणों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अनवर आलम मौजूद थे। ग्रामीणों की तरफ से कहना था कि अनवर आलम को जिस तरीके से टिकट राजद के पार्टी द्वारा काटा गया है, वो काफी ही चिंताजनक है और काफी उसके समर्थक काफी नाराज थे। और वहीं पे जिस तरीके से अनवर आलम सभी ग्रामीणों को संबोधित करे थे, उसी दौरान उनके सीने में काफी तेज दर्द हुई। दर्द होने के बाद सीधे वो जमीन पर गिर पड़े। वहीं निजी अस्पताल में ले जाने के दौरान उनकी हालत और बिगड़ती गई, जिसको पटना रेफर कर दिया गया है। पटना पारस में उनका इलाज चल रहा है और अभी काफी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। राकेश, आरजेडी से वर्तमान विधायक हैं आरा से नवाज आलम, और कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, जिस दौरान उनको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद जैसा कि आपने बताया उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। इस दौरान कौन कौन से बड़े नेता उनको देखने या मिलने पहुंचे हैं? देखिए, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो वर्तमान में अभी आरा में मौजूद थे, उनके साथ एम्बुलेंस में गए हुए और पटना के
जो जिनको जो सूचना मिली वैसे वैसे वो पारस अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं। और अनवर आलम की लगातार वो फोन पर बात भी कर रहे हैं, उनके पुत्र से बात हो रही है। जब उनके पुत्र से मैंने बात की तो उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में पारस अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसको लेकर काफी लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं। काफी लोग अभी यही कामना करें कि जल्द वो स्वस्थ हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, ये तमाम जानकारी के लिए, हम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी गहमागहमी काफी बढ़ गई है। सीट शेयरिंग और दलों की जोड़ तोड़ की प्रक्रिया के साथ साथ बयानबाजी का सिलसिला भी चरम पर है। महागठबंधन से अलग होने के बाद अपनी चुनावी प्लानिंग और रणनीतियों को लेकर हमेशा से सवालों का सामना करने वाली आरएलएसपी पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां जमुई के पूर्व बीजेपी विधायक अजय प्रताप सिंह ने आरएलएसपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के सवालों को सीधे रूप से दरकिनार करते हुए सिर्फ अजय प्रताप सिंह की सदस्यता ग्रहण करने की जानकारी दी। चुनाव लड़ने की बात जहां तक है तो सूची जारी करेंगे तो फिर विशेष जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल इतनी ही जानकारी कि अजय प्रताप जी पूर्व विधायक पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वीडियो में जाइए, लिस्ट है ना, हमसे बड़ा आदमी है, हमसे बड़ा सत्तावन हो आप मान रहे काफी देर हो रही है सर, अनाउंसमेंट में काफी नहीं रखिए। और विशेष परिचय के लिए आपको बताएं, दिखा दीजिए, वीडियो में जाइए, लिस्ट है ना, हमसे बड़ा आदमी है, हमसे बड़ा सत्तावन हो आप मान रहे काफी देर हो रही है सर। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं, जिससे जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा लाइव बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल प्रगति, आज चूंकि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, कह सकते हैं कि एक लंबी खींचातानी के बाद जो है सारी चीजों को सुलझा लिया गया। और जो सीटों को लेकर के जो तय हुआ है मामला, वो दरअसल वो ये है कि 121 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 122 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। और जो एनडीए के दो सहयोगी दल को भी इसमें शामिल किया गया है, एक जीतन राम मांझी का हम की बात करें और दूसरा जो है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी जो है वीआईपी, इनको भी एनडीए का हिस्सा बनाया गया है। और इन दोनों दलों को भी जो है टिकट बीजेपी और जदयू अपने अपने कोटे से देगी। हमारे साथ इस पूरे मसले पर जो है बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी मौजूद है बात करने के लिए। उनसे जानते हैं, क्योंकि सीटों का बंटवारा होने में एक लंबा समय लग गया, काफी खींचातानी रही। कोई खींचातानी नहीं रही, सीटों का बंटवारा आपसी तालमेल के साथ बहुत ही सहजता से हुआ। एनडीए में हमारे 4 दल हैं। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी हमारे गठबंधन के दल हैं वो हम हैं, वीआईपी हैं और जनता दल यूनाइटेड है। हम सब आपसी तालमेल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं और 3/4 बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है यहाँ पर कि जैसे ही एनडीए से लोजपा अलग होती है, लोजपा के अलग होने से सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि वो ओपन पत्र में ये कहती है कि बीजेपी का वो समर्थन, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो समर्थन करते हैं, उनके तस्वीरों का भी इस्तेमाल वो अपने जो प्रचार प्रसार में करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता माननीय भूपेंद्र यादव जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जब इतने बड़े नेता आप लोगों के सामने सारा विषय को क्लियर कर दिया कि जो श्री नीतीश कुमार को अपना बिहार में मुख्यमंत्री मानेगा वही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या एनडीए के कोई भी नेता का जो चित्र कोई भी दल अगर
उपयोग करेगा, उनको श्री नीतीश कुमार को बिहार में अपना मुख्यमंत्री स्वीकार करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो हम लोग चुनाव आयोग में लिख करके देंगे। ये क्लियर कट है। तो जब हमारे इतने बड़े नेता लोग कोई बात को जब प्रेस के सामने कह दिए, तो मैं उतने बड़े नेता के सामने कुछ नहीं हूं, हमसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं था, आपके सामने क्लियर हो चुका है। नहीं, चूंकि आप प्रवक्ता हैं, पार्टी की बातों को आप मीडिया के सामने रखते हैं, इसलिए सवाल आपसे जायज था मेरे ख्याल। हाँ, जायज था। तो हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के प्रभारी, जो संगठन के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे नेता ने जब ये सब बात को क्लियर कर दिया, देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, ये सब लोग जब क्लियर कर दिए, उसके बाद कुछ बचा नहीं। राजनीतिक गलियारों में चूंकि चर्चा का ये विषय है, ये गले से ये हड्डी उतर नहीं पा रही है कि आखिर ऐसा लग रहा है, आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं इंटरनली लोजपा को मजबूत करने की कोशिश करेगी। देखिए, आरोप लगाना आपका काम है, आपके आरोप में कितना सच्चाई है इसको समझिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे एनडीए के जितने भी प्रमुख नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के, सारे मिलकर के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और हम जो है बिहार में उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ बचा नहीं, कोई शंका का विषय नहीं बचा, कोई संदेह नहीं है, और अगर करता है संदेह तो वो कुछ भी कर सकता है। एक सवाल उठ रहा है, जो बैनर लगा था अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, यानी एनडीए का, उसमें कहीं पर हम या फिर वीआईपी का जिक्र नहीं किया गया। तो एनडीए का चेहरा केवल और केवल बीजेपी और जदयू है, और ये होकर के भी नहीं है, ऐसा कुछ? उसका कारण था, उसका कारण ये था कि ये तत्काल जो है ये बैनर बन चुका था, और हम और वीआईपी अभी तत्काल गठबंधन में आए हैं। अभी वीआईपी वो महागठबंधन से आए हैं, तो उसके कारण थोड़ा उसमें विलंब के चलते वो बैनर में नहीं लग सका, और एक पैक ऐसा हो गया प्रॉब्लम, इसके चलते ही ऐसा हुआ है। ऐसा कोई अच्छा, वीआईपी की सीटें चूंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो कितनी सीटें वीआईपी को? जिनको चुनाव लड़ना है वीआईपी में जितना सीटें देना है, चाहे हमको या वीआईपी को, उनको सबको बता दिया गया है, और उनके कैंडिडेट को भी बता गया। वो आपके चुनाव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें बता दिया गया है सारे लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग बता दिए। अच्छा, एक सवाल है, जदयू ने कहा था, माफ कीजिए जदयू, राजद की बात कर रहे हैं, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पहली ही कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये चुनौती है आप लोगों के लिए चुनाव में? राजद का जब 15 साल पुरानी सरकार थी, उसमें कितने रोजगार दिए? चरवाहा विद्यालय और अपहरण उद्योग जैसे रोजगार का तो ये लोग एक्सपीरियंस अच्छा है लोगों को, जो आप अभी हाल फिलहाल में आप देख भी रहे हैं कि उसका आपको टेलर अब मिल रहा है। अभी रोजगार देना, देखिए, विकास का मतलब नरेंद्र मोदी है, विश्वास का मतलब नीतीश कुमार है। नरेंद्र मोदी जी आज पूरे दुनिया में विकास का एक पर्याय बने हुए हैं। बिहार में श्री नीतीश कुमार विश्वास का पर्याय बने हैं कि जहां सड़कें नहीं होती थी, जहां बिजली नहीं होता था, जहां लकड़ी पर जलावन के लिए लोग जो है परेशान रहते थे, आज विकास में किसान परेशान नहीं है। वो समय आप याद कीजिए जब 6 बजे के बाद स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर जहां गजब स्थिति था, थाना में केस दर्ज नहीं होता था, वो सब
याद कीजिए, उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने में भी शर्म लगता है कि बिहार को हम बदनाम कर रहे हैं। आज हम कहां हैं? आज लोगों की अपेक्षा हमसे बढ़ गई है। आज जहां 6 घंटा 8 घंटा लगता था, वहां 1 घंटा में सड़के से हम पहुंचते हैं। जहां अपराधी अपराध अगर कर भी दे तो बचते नहीं है, वो जेल जाते हैं, वो मुख्यमंत्री निवास में नहीं मिलते हैं। आप पता कीजिए बिहार में गाड़ी कब चोरी हुई थी और किस जिले में चोरी हुई थी, अपहरण कब हुआ था, याद कीजिए। हम उस युग में जीते हैं जहां न्याय होता है, जहां अपराधियों को दंड मिलता है, जहां लोगों को रोजगार मिलता है, जहां नदियों पर 3 पुल गंगा में थे, आज देखिए कितने पुल हैं। पुल का लाइन लगा हुआ है, 16 पुल किसी न किसी रूप में काम चल रहा है, बन गया है। आप हर चीज में आप देखिए, कहीं भी स्कूल कॉलेज, यहाँ NIT, यहाँ IIT, यहाँ एम्स, यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो कल्पना किया था कि हम जो है गरीबों को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, आज देखिए हवाई जहाज से गरीब सफर कर रहा है। मतलब एनडीए के गठबंधन में बिहार में विकास हुआ है, चलिए उस बात को मानते हैं, लेकिन एक सवाल और है कि पिछले 5 सालों में कई ऐसे वर्तमान विधायक रहे हैं जो बीजेपी कोटे से कई जगहों पर रहे। अभी ठीक जब सीटों का ऐलान नहीं हुआ था, यानी माफ कीजिए आंकड़ों का, उसके पहले जदयू की तरफ से कई सीटों पर जो है प्रत्याशियों को सैंपल दे दिया गया, जबकि वो सीटों पर बीजेपी दावा करती है। तो अब इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कर्जकर्ताओं का पार्टी है, ये राजतंत्र की पार्टी नहीं है। ये कर्जकर्ता का पार्टी है। हमारे कर्जकर्ता को पार्टी जो निर्देश देता है वही करते हैं। हमें अगर चुनाव लड़ना चाहती है पार्टी तो मैं चुनाव लड़ता हूं। हमें कहता है कि अगर संगठन में सेवा करना है तो मैं संगठन में सेवा करता हूं। यहां के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। वो पार्टी को अपनी मां बुझते हैं और अपने मां के साथ कोई वर्कर गद्दारी नहीं करता है। अच्छा, एक सवाल और है, लोगों के सामने क्या भ्रम की स्थिति नहीं होगी ये लोजपा वाला कॉम्बिनेशन के बाद? कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हम क्लियर कर चुके हैं कि एनडीए का मतलब नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री तो में ही आपको काम करना होगा। तो निश्चित तौर पे प्रज्ञा, आपने सुना कि साफ तौर पे बीजेपी का कहना है। देखिए, पार्टी में जिस तरीके से सीटों का ऐलान हुआ और सीटों के ऐलान के बाद जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक मैसेज जरूर दिया है, साफ तौर पे कहा है क्योंकि जो भी एनडीए में है उन्हें नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है और नीतीश को बाकायदा एक्सेप्ट करना होगा। जिन लोगों को नीतीश एक्सेप्ट नहीं है वो एनडीए से बाहर जा सकते हैं। ये मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया गया और ये मैसेज पार्टी के तमाम प्रवक्ता भी दे रहे हैं। कई सवाल हैं, जैसे मैंने रोजगार को लेकर के पूछा, राजद ने कहा कि 10 लाख जो है रोजगार देंगे कैबिनेट की पहली बैठक में अगर उनकी सरकार बनती है। उनको भी कोट करते हुए काफी कुछ नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे और इस मामले पे अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे, खबर मोतिहारी से है जहां रामगढ़वा पंचायत के लोगों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ रामगढ़वा पंचायत के लोगों में खासी नाराजगी है। ग्रामीण नेताओं के विकास के झूठे वादों से इस कदर नाराज हैं कि लोगों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना में गांव की सड़क योजना जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन सरकार और प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए सड़क की हालत ऐसी है कि यहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गंडक नदी से हर साल होने वाली तबाही की बात कही है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का यह फैसला लिया। इस दौरान ग्रामीणों में स्थानीय विधायक और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली। उससे देखिए, शहर के नजदीक रोड कितना खराब है, इतना स्थिति खराब है रोड का। पैदल चलने वाला गोड़ फूट जाता है, साइकिल वाला चलने साइकिल से गिर के पैर टूट जाता है, मोटरसाइकिल खराब हो जाता है, इतना स्थिति खराब है यहाँ का। अब प्रमोद जी हमारे हैं तो कभी आए तक देखने 3 बार बाहर आ गया है, इस अगले महीने से इस महीने तक ले कभी आए तक देखने नहीं है सुरहा गांव के लिए है। इसलिए हम लोग प्रमोद कुमार को बहिष्कार करना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। आते हैं तो कोई समस्या हमनी का नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमनी का गाँव नगर में।
आपको रोड को लेकर किस तरह का समस्या है? रोड के लिए समस्या, यानी रोड बनेगा तब वोट देंगे ना। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आरजेडी ने अपने किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो आरजेडी के पहले चरण के 22 उम्मीदवारों का नाम घोषित हो गया, जिसमें पहला नाम रामगढ़, दूसरा नाम राहुल तिवारी जो कि शाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं तीसरा नाम सावित्री देवी का आया है जो चकाई से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ चौथवा नाम सुदय यादव जो कि जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने अपने पहले चरण के 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें पांचवा नाम राम विष्णु सिंह जो कि जगदीशपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छठा नाम विजय सम्राट जो कि शेखपुरा से उम्मीदवार हैं। सातवां नाम अनीता देवी जो कि नोखा से उम्मीदवार घोषित की गई हैं। इसी के साथ अगले उम्मीदवार का नाम राजेंद्र यादव जो कि झाझा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़े। साथ ही विजय प्रकाश जमुई से, वहीं सूबेदार दास मखदूमपुर से आरजेडी के पहले चरण के 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं, जिसमें समीर कुमार महासेठ मधुबनी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ रामदेव यादव बेलहर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ गोह से भीम सिंह जिनको आरजेडी ने अपने पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं डब्ल्यू सिंह नवीनगर से चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसी के साथ ऋषि सिंह ओबरा से, वहीं सुधाकर सिंह रामगढ़ से। तो ये आरजेडी के 22 उम्मीदवारों की लिस्ट। और अब आपको जेडीयू की वो लिस्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अपने चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतारे हैं उनके नाम शामिल हैं। जेडीयू के पहले चरण में 28 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें पहला नाम कौशल यादव का जो नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरा नाम जय कुमार सिंह का जो दिनारा से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। साथ ही तीसरा नाम सुदर्शन जो कि बरबीघा से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट, जिसमें चौथा नाम राजीव लोचन जो कि मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दामोदर रावत झाझा से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जेडीयू के पहले चरण के 28 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं, जिसमें वशिष्ठ सिंह करहगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित हुए हैं। वहीं रामानंद मंडल सूरगढ़ा से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार। इसी के साथ कुसुमलता कुशवाहा जगदीशपुर से। तो वहीं जेडीयू ने अपने जो 28 नामों की उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है, उसमें प्रभुनाथ प्रसाद अगियाव से और सत्यदेव सिंह कुर्था से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जेडीयू के पहले चरण के 28 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं, जिसमें मनोज यादव बेलहर से चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसी के साथ शैलेश कुमार जमालपुर से उम्मीदवार होंगे। वहीं नागेंद्र चंद्रवंशी नोखा से जेडीयू के उम्मीदवार। जेडीयू ने अपने पहले चरण के 28 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें ललित कुमार मंडल सुल्तानगंज से उम्मीदवार हैं। ललन पासवान चेनारी से। तो वहीं कौशल यादव नवादा से। जेडीयू के ये पहले चरण के 28 उम्मीदवारों के नाम जिनको हम आपको बता रहे हैं। जय कुमार सिंह दिनारा से, देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने जिला कोषाध्यक्ष सहित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने जिला कोषागार पदाधिकारियों के नियम के तहत कार्यों का निष्पादित करने की नसीहत दी। साथ ही किसी प्रकार की परेशानी होने पर सीधे संवाद करने का भी दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कोषागार का स्टोर, पंजी समेत अन्य कागजों की जांच की। उपायुक्त ने साचिकाओं को समय पर निपटारा करने का भी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण किया गया है। ट्रेजरी का ही यहाँ स्ट्रांग रूम है, जिसको आप लोगों ने भी देखा है। काफी पुरानी स्ट्रांग रूम काफी पुराना है। 1955 से इसके दस्तावेज जो देखने से पता चलता है, रजिस्टर 1955 से कार्यरत है। ट्रेजरी उतनी पुरानी नहीं, 83-84 की ट्रेजरी है। पहले दुमका जिले की यह सब ट्रेजरी हुआ करती थी। कुल मिला के जो अब तक जांच की गई है सब चीज ठीक ठाक है। यानी अभी जो वर्तमान ट्रेजरी अफसर हैं उन्होंने सब जो भी उनके पास दायित्व है उसका सही से।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लातेहार की, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों थैलों को बांटा गया। वहीं कार्यक्रम में मनिका के पूर्व विधायक सह बीजेपी जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने शिरकत की और ग्रामीणों के बीच जाकर थैला बांटा। इस दौरान हरिकृष्ण सिंह ने कहा कि प्लास्टिक धरती के लिए कोड़ है और इससे मुक्ति पाना मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। इसी के साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी का मिशन है कि मनुष्य स्वस्थ रहे और धरती भी स्वस्थ रहे। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को साकार करना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान को, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को लातेहार की धरती से शुरू करने जा रही है। और लातेहार भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज हजारों ऐसे परिवारों को गैर प्लास्टिक से बना थैला वितरण करके इस अभियान को शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि सारे प्रमुख लोगों के साथ यहाँ के युवा मोर्चा के साथीगण इस अभियान को गति देंगे और हजारों की संख्या में से थैला का वितरण करने का कार्य करेंगे। झारखंड भुइयां विकास समिति ने हाथरस की घटना के खिलाफ विरोध में रैली निकाली है। रैली में सैकड़ों की संख्या में भुइयां विकास समिति के सदस्य शामिल रहे। बता दें कि झारखंड भुइयां विकास समिति की मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। साथ ही पीड़िता के शव को रात में क्यों जलाया गया, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि विरोध रैली हजारबाग के करजन ग्राउंड से निकाली गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। हाथरस उत्तर प्रदेश में बहन के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद पुलिस के द्वारा और वहां के सरकार के द्वारा जो मामले को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, तो उसके विरोध स्वरूप आज हजारीबाग से हम सभी भीम आर्मी, मूल निवासी संघ और बहुत सारे संगठनों के द्वारा विरोध मार्च के रूप में हम लोग निकल रहे हैं ताकि बहन को इंसाफ मिल सके। 100 छात्रों को नर्सिंग ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से जीएनएम स्कूल और छात्रावास भवन बनाया गया। भवन बने 3 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। इसे सरकार की उदासीनता कहें या कुछ और। जब ये भवन बनता शुरू हुआ था तो छात्राओं में आस जगी थी कि अब नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए किसी और जिले में नहीं जाना पड़ेगा, मगर ये भवन अब पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि भवन भी धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। वहीं समाज सेवी तरुण गुप्ता ने कहा कि झारखंड में सिर्फ भवन बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिला और प्रशासन और सरकार से मांग की है कि बिना देरी किए इस स्कूल को शुरू किया जाए। वहीं इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का से पूछने पर उन्होंने कहा कि पिछले साल ये भवन प्रज्ञा फाउंडेशन को हैंडओवर किया जा चुका है। सरकार का आदेश था कि प्रज्ञा फाउंडेशन ही इसे चलाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। सन्नी बन्नी फिट श्रीमान